अगर आप किसी भी कंट्री का स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस करने जा रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी वीज़ा फाइल के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अपने बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी होती है अपनी स्टूडेंट वीज़ा फाइल के लिए, और अपने स्पॉन्सर की जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कैसे शो करवाने होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ अवास अली। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी होती है स्टूडेंट वीज़ा के लिए। किसी भी कंट्री का स्टूडेंट वीज़ा अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली सेम ही होता है, बस जो अमाउंट होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें माइंड में रखने चाहिए बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करते हुए, और टोटल आपकी कितनी बैंक स्टेटमेंट होती है एटलीस्ट स्टूडेंट वीज़ा के लिए, क्योंकि हम इस वीडियो को मेन जो टारगेट कर रहे हैं वो एटलीस्ट स्टूडेंट वीज़ा को कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया बैंक स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हर कंट्री के लिए सेम ही होता है। और देखेंगे एम्बेसी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी वीज़ा फाइल के अंदर अटैच करने होते हैं जब आप इटली का स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने पूरी रिसर्च की है, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसकी ब्रांचेस बनाई है बैंक स्टेटमेंट की। जब मैंने बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना डिटेल में अपने नोट किए हुए हैं, मैं उनको आपको थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि बैंक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट की होती है। जब भी आप स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस कर रहे होते हैं, कुछ कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है ब्लॉक अकाउंट की और कुछ की होती है बैंक स्टेटमेंट की। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे फिनलैंड हो गया, उसके बाद फ्रांस हो गया, इटली हो गया, यहाँ पे आप अपनी सबमिट करवाते हैं बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट जो होती है उससे ये चीज़ शो होती है कि आप अगर वहाँ जाते हैं इटली के अंदर लेट्स सपोज, तो वहाँ पे आप अपने जो फाइनेंशियल्स हैं, अपने मंथली के जो आपके खर्चे होते हैं आपके मंथली, वो आप कवर कर सकते हैं। वो बैंक स्टेटमेंट वो चीज़ शो करवा रही होती है। उसके बाद जो आपके स्पॉन्सर होते हैं, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, मतलब आपके सारे एक्सपेंस उठा रहे होते हैं, जिनकी आप बैंक स्टेटमेंट अटैच करते हो, उनकी स्टेबल अमाउंट इनकम है या नहीं है। ठीक है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है वो आपकी बेसिकली फर्स्ट ईयर की होती है, मतलब फर्स्ट ईयर की आपके सारे एक्सपेंस वगैरह, अकोमोडेशन और मंथली जो एक्सपेंस होते हैं वो कवर कर रही होती हैं। लेकिन एम्बेसी ये चीज़ भी इंश्योर कर रही होती है कि आपको वो फ्यूचर के अंदर, मतलब आपको सेकंड ईयर के अंदर भी वो सपोर्ट करें। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद एम्बेसी ये भी चीज़ चेक कर रही होती है कि आप जो बैंक स्टेटमेंट शो करवा रहे हैं वो ट्रेसेबल है या नहीं है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, आपने सडनली बड़ी अमाउंट्स रखवा के और बैंक स्टेटमेंट शो करवा रहे हैं या लॉन्ग टर्म आपकी हिस्ट्री है। तो ये चीज़ जो होती है, इस वजह से आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके स्टूडेंट वीज़ा फाइल के अंदर, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी होती है वो आपको एडमिशन दे देती है। उसके बाद एम्बेसी का जो मेन काम होता है वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देखना। ठीक है, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करना, वैलिडेशन करना, ये आपकी एम्बेसी का काम होता है। तो इस वजह से हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट वीज़ा फाइल के अंदर। लास्ट में, वीडियो की लास्ट में मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन की थी और मेरा केस क्या था। ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो जाए थोड़ी सी। अच्छा, सेकंड पॉइंट के हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी के अंदर सबमिट करवाने होते हैं बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आता है आपका एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। उसके अंदर आप ये चीज़ मेंशन करते हैं, राइट करते हैं कि कौन आपका स्पॉन्सर है। ठीक है, वो क्या जॉब करते हैं और कितनी टोटल बैंक स्टेटमेंट है वो अमाउंट आप मेंशन कर देते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप, उनकी डिटेल्स वगैरह, मतलब जॉब वगैरह वो क्या क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन कर देनी होती हैं। ठीक है, इसको आपने अपोस्टाइल भी करवाना होता है। ये लास्ट टाइम रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई थी, तो इस चीज़ को आपने माइंड के अंदर रखना है। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट आपने 6 मंथ की सबमिट करवानी होती है, ये होगी। उसके बाद आपका FRC होती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि आपका आपके स्पॉन्सर के साथ रिलेशन क्या है, क्योंकि वो चीज़ तो आपने तो बोल दी, लेकिन वो एक चीज़ वेरीफाई कर रहे होते हैं ना, तो आपके सारे फैमिली मेम्बर्स वगैरह भी इसमें आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। आपकी 2 ईयर्स की टैक्स रिटर्न्स देख रहे होते हैं, मतलब 2 साल की आपको पिछली आपके स्पॉन्सर की क्या हैसियत, क्या क्या एसेट्स हैं उनके पास, कार्स, हाउसेज, लैंड वगैरह, सारा जो मनी वगैरह है ना उनके अकाउंट के अंदर क्या क्या थी, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं। इन शॉर्ट, वो आपकी जो स्पॉन्सर की कंप्लीट जो फाइनेंशियल हिस्ट्री होती है वो चेक कर रहे होते हैं, मतलब आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, क्या आपको उनके साथ रिलेशन है, वो आपको फ्यूचर में स्पॉन्सर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और हर एक चीज़ वो चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, पॉइंट 3 को डिस्कस करते हैं कि हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो कितनी शो करवानी है। अगर आप इटली का स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस करवा रहे हैं तो आपने अपनी जो बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है वो 6,947 यूरोज़ होते हैं, मतलब आपके ऑलमोस्ट 7,000 यूरोज़ बन जाते हैं। ठीक है, ये जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है ये आपकी 1 ईयर के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब आपकी मंथली आपकी अकोमोडेशन होगी और आपकी जो मंथली एक्सपेंस वगैरह होते हैं वो आपके इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। आपने क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल करनी है, उनको बोलना है कि मुझे मेरी जो 1 ईयर की यूनिवर्सिटी फ़ी है वो बता दें, वो आपको डिटेल में सारा बता देंगे। इटली के अंदर जो आपकी यूनिवर्सिटी फ़ी है वो आपकी कंट्री के हिसाब से कैलकुलेट होती है, मतलब इन्होंने क्लासेस में डिवाइड की हुई आपकी कंट्रीज़ को। मैंने अपर लोअर मिडल 3 क्लासेस बनाई हुई, उसके अंदर इन कंट्रीज़ को डिवाइड किए हुए। अगर आप पाकिस्तान से तो आप ज़्यादातर मिडल या लोअर क्लास के अंदर जो है फॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी पोर्टल के ऊपर 2500 यूरोज़ फ़ी लिखी हुई है तो एक्चुअल में वो 2500 यूरोज़ होती नहीं है। ठीक है, तो वो जब आप ईमेल करेंगे वो आपको बताएंगे। जैसे अब मैं अपना बताऊं तो यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा की जो पोर्टल के ऊपर फ़ी शो हो रही होती है वो 2500 है, लेकिन वो 2500 होती नहीं है। ठीक है, वो
आपकी होती है 736 रुपीज़ यूरोज़ है, सॉरी, तो ये 736 यूरोज़ होती है। इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर रहे होंगे तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है उसके अंदर इंक्लूड करनी है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो आपकी प्री इनरोलमेंट समरी होती है, जब आप प्री इनरोलमेंट करते हो उसके ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी जो होती है वो शो हो रही होती है, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी कितनी है। तो आप जब बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर रहे होंगे तो आपने अपनी वो जो यूनिवर्सिटी की फ़ी होगी वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर ऐड कर देनी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी 1000 है तो आपने वो 7000 के अंदर ऐड कर देने हैं, ठीक है। टोटल आपकी जो बैंक स्टेटमेंट आपने मेंटेन करनी होगी वो 8000 यूरोज़ जो होगी वो आपने मेंटेन करनी होगी। अच्छा, ये जो सीन है ना, मैंने आपको मास्टर्स के लिए बताया कि आपने मास्टर्स के लिए ये 7000 और 1000 जो है आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस, मतलब ये सारा आपने सबमिट करवानी होती है। बैचलर्स के लिए काफ़ी लोग डीएम्स करते हैं कि बैचलर्स के लिए हमें ज़्यादा सबमिट करवानी चाहिए, क्या सीन है। बैचलर्स के लिए कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि आपने ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवानी होती है, लेकिन बैचलर्स के लिए क्या करते हैं, जैसे अब बैचलर्स का 3 साल का प्रोग्राम है तो वो सेफ साइड के लिए कुछ ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवा देते हैं, 9000 10,000 तक भी वो सबमिट करवा देते हैं। तो सेफ साइड रहना चाहिए हमेशा। अगर वो 7000 कह रहे हैं मिनिमम थ्रेशोल्ड है, आपने इससे ज़्यादा ही रखवानी होती है। मास्टर्स के लिए भी इससे ज़्यादा ही रखवाते हैं सारे, लेकिन हमेशा सेफ साइड पे रहने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा शो करवाते हैं बैचलर्स के लिए भी और मास्टर्स के लिए भी, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्पॉन्सर कौन हो सकते हैं? स्पॉन्सर आपके फादर भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकती है और सेल्फ स्पॉन्सर भी हो सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे भी, टिकटॉक पे भी, कि हम अपने स्पॉन्सर अपने भाई को कर सकते हैं, अपने अंकल को कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। जिससे भी कर रहे होंगे आपने देखना है कि उनकी प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम हो, ठीक है। अगर भी जॉब करती हैं, आपके फादर भी करते हैं, तो आपने उनको चूज़ करना है जिनकी ज़्यादा चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, जिनकी ज़्यादा अच्छी हिस्ट्री हो, जिनका पुराना अकाउंट हो, जिनके पास स्टेबल इनकम हर महीने उनके अकाउंट में आती हो, ठीक है। अगर वो फॉरेन रेमिटेंस है तब भी ठीक है, अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस की अमाउंट्स आती हैं तो वो भी ठीक है, पेंशन आती है तब भी ठीक है, अगर मंथली कोई जॉब्स वगैरह करते हैं तब भी ठीक है। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की हुई है, तभी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है, अपने कौन कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपने शो करवाने हैं और कैसे अपने केस को आपने हैंडल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग किसे कहते हैं? बेसिकली आपका जो अकाउंट है अगर वो 1 साल पुराना है, ठीक है, आपकी लॉन्ग हिस्ट्री है। अपनी बात करूँ तो मेरे फादर का जो अकाउंट था वो 2021 के अंदर ओपन हुआ था और काफ़ी लंबी हिस्ट्री थी उसकी, ठीक है। तो आपका अकाउंट जो है 1 साल पुराना होना चाहिए, आपकी जो स्टेबल मंथली जो आपके स्पॉन्सर हैं उनकी इनकम आ रही हो, ठीक है, जो भी वो सैलरी से आ रही है, पेंशन आ रही है या बिज़नेस से आ रही है, वो एक स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी जो चीज़ें आपकी आप शो करवा रहे होते हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर, वो आपकी टैक्स रिटर्न्स के साथ भी अलाइन कर रही हूँ, ठीक है। मतलब आप जो प्रूफ्स दे रहे हो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ अलाइन होने चाहिए। अगर आप सैलरी स्लिप्स दिखा रहे हो तो मंथली शो होना चाहिए कि आपकी सैलरी कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, हाउ टू मेंटेन अ बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे मेंटेन करनी है? अगर आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर मिल चुका है, ठीक है, लेट्स सपोज आपको फेब में मिला है, तो आपने अपनी नेक्स्ट जो 6 मंथ है उनके अंदर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी होती है। जब आप बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवा रहे होते हैं एम्बेसी के अंदर, लेट्स सपोज आप जुलाई के अंदर सबमिट करवा रहे हैं, तो आपने अपने पिछले 6 मंथ की जो हिस्ट्री होती है बैंक स्टेटमेंट वो शो करवानी होती है। उसके अंदर आपकी जो मैंने आपको अमाउंट बताई है 7000 यूरो से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, प्लस आपकी यूनिवर्सिटी की जो फ़ी होगी वो होगी, ठीक है। और आपकी जो मंथली ट्रांजैक्शंस हुई आपने उनके एविडेंस देने होते हैं, मतलब आपकी ने कैसे अपने जो पिछले 6 मंथ के अंदर जो आपकी अमाउंट आई आपके अकाउंट के अंदर उसकी आपने हिस्ट्री शो करवानी होती है। और सपोज आपके फादर अगर स्पॉन्सर हैं और आपने उनकी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवाई है और वो एक जॉब करते हैं, तो आपने उनकी सैलरी स्लिप्स होगी, ठीक है। उसके बाद सैलरी सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस लेटर हो गया, आपने उनकी टैक्स रिटर्न्स होगी, आपने एफिडेविट के अंदर उनकी सारी डिटेल्स मेंशन कर देनी है कि कैसे मैंने अपनी ये बैंक स्टेटमेंट जो है मेंटेन किया है। गाड़ी सेल की है तो उसकी सेल डीड्स, अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की है तो उसकी सेल डीड्स होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, सबमिट करवानी होती हैं, ठीक है। लास्ट में इस वीडियो के लास्ट के अंदर हम कुछ ऐसे केसेस डिस्कस करेंगे, जैसे किसी के स्पॉन्सर है वो अब्रॉड होते हैं, ठीक है, किसी के फादर जो है जॉब करते हैं तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें सबमिट करवानी होती हैं, ये हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमने कौन सी मिस्टेक्स जो हैं अवॉइड करनी है बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करते हुए, ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो ये होती है कि हम अकाउंट के अंदर हमारी स्टेबल इनकम नहीं आ रही होती, मतलब हमारा जो ग्राफ है वो स्टेबल नहीं होता, वो ग्राफ हमारा सीधा ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। मतलब एक महीने आपने 10 लाख सबमिट करवाया, अगले में आप 5 लाख करवा रहे, फिर 2 लाख करवा रहे, ऐसे नहीं करना, ठीक है। क्या करते हैं कि अपना नया अकाउंट ओपन करवाते हैं 2-3 महीने, उसके अंदर बड़ी ट्रांजैक्शन कर देते हैं, 10 लाख की और एक 5 या 7-8 लाख की करेंगे और वो बैंक स्टेटमेंट शो करवाते हैं, तो वो आपकी ओबियसली रिजेक्शन होती है क्योंकि आप उसके एविडेंस भी सही प्रोवाइड नहीं कर पाते, ठीक है। या अगर आपने कोई चीज़ सेल की है तब भी ठीक है, लेकिन अगर आपने एक बंदा आपको स्पॉन्सर आप शो करवा रहे हो कि वो जॉब करता है और उसकी एकदम आप अकाउंट ओपन करवा के उसके अंदर 10-10 लाख की करवाते हो ट्रांजैक्शन, तो वो ओबियसली आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो रिजेक्शन ही आपको देंगे क्योंकि आपका ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, आपने एकदम बड़ी सी ट्रांजैक्शन। पॉइंट नंबर 8 है हमारा कि हमने कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। सबसे पहले आपका जो अकाउंट है वो पुराना होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया अकाउंट आप 2-3 महीने पहले ओपन करवा के उसको नहीं शो करवा सकते, आपका अकाउंट पुराना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद
बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं करनी। हमेशा आपने स्टेबल अमाउंट शो करवानी होती है कि हर महीने आपकी स्टेबल अमाउंट आ रही है। एकदम 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख ऐसे नहीं। अगर आप ट्रांजैक्शन आपने बड़ी कर, आपकी अमाउंट बड़ी भी है, तो आपने छोटी ट्रांजैक्शन करनी है। लेट्स सपोज कि आप अगर किसी से लोन लेके बैंक स्टेटमेंट शो करवा रहे हैं, तो आपने 10-10 लाख की ट्रांजैक्शन नहीं करनी, छोटी ट्रांजैक्शंस करवाएं, ठीक है। आप सेविंग्स भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी सेविंग्स है आपके अकाउंट के अंदर, तो आप अपने कवर लेटर के अंदर मेंशन कर दें कि मैंने अपनी सेविंग्स शो करवा रहा हूँ, मेरे फादर हैं या जो भी हैं स्पॉन्सर, उनकी ये सेविंग्स इतने अरसे से। वीक स्पॉन्सर चॉइस, मतलब आपके फादर भी जॉब कर रहे थे, आपकी मदर भी कर रही थी, ठीक है। आपने, आपके फादर की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट है और उनकी ज़्यादा लंबी हिस्ट्री है, लेकिन आपने अपनी जो बैंक स्टेटमेंट अपनी मदर की सबमिट करवा, रिजेक्शन आ सकती है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग केस था, आपने चूज़ किया वीक केस, तो उससे भी आपकी रिजेक्शन आ सकती है। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट नहीं करवाने अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर, अपनी होल वीज़ा फाइल के अंदर, डीओवी की फाइल के अंदर, कहीं भी आपने फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे होते हैं, फिर अल्लाह ताला ने भी आपका साथ नहीं देना, फिर आपकी दुआओं ने भी असर नहीं करना, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड के अंदर रखें कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं ओरिजिनल करवाने हैं, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं करवाना सबमिट, ठीक है। टैक्स रिटर्न्स जो है आपकी, टैक्स रिटर्न्स के अंदर हर एक चीज़ आपकी डिक्लेयर होनी चाहिए। आप अगर सेविंग अमाउंट शो करवा रहे हैं, तो जो आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर है, तो आपकी टैक्स रिटर्न्स के अंदर भी डिक्लेयर होनी चाहिए, ठीक है। जो चीज़ मैंने लास्ट टाइम देखी थी, मेरे अपने फ्रेंड्स ने की थी, ठीक है। अब उन्होंने आपको बोला कि आप अपने स्पॉन्सर की डिटेल सबमिट करवाओ, तो स्पॉन्सर की टैक्स रिटर्न्स, उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओ। मेरे फ्रेंड्स ने क्या किया था, उन्होंने अपनी मदर की भी टैक्स रिटर्न शो करवा दी, अपने भाई की शो करवा दी, उनके एसेट्स दिखा रहे हैं साथ, केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। भाई एम्बेसी ने जो चीज़ पूछी है ना सर, वही दिखाएं। किसी की, उनको आपकी फैमिली की कोई डिटेल्स इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती। आपको स्पॉन्सर, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, बस उनकी डिटेल्स आपने सबमिट करवानी है। लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि नहीं, पूरी फैमिली की डिटेल्स शो करवाते हैं, केस स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं होता। अगर कहीं भी आप पकड़े गए ना किसी भी एक मिस्टेक की वजह से, आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हुए, तो वो उल्टा आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना कि जो चीज़ उन्होंने पूछी है बस वही बताएं, उससे ज़्यादा नहीं बतानी। पॉइंट 9 से हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, लाइक अगर आपके फादर स्पॉन्सर हैं, आप उनको स्पॉन्सर शो करवा रहे हैं और वो मंथली जॉब करते हैं, तो आपने क्या क्या चीज़ें सबमिट करवानी होंगी उनकी। आपने उनकी 2 इसकी टैक्स रिटर्न, एफिडेविट आपने सबमिट करवाना होगा, एफआरसी, उनकी सैलरी स्लिप्स होती हैं, वो सैलरी सर्टिफिकेट होता है, वो भी आप सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। जॉब सर्टिफिकेट होता है, वो आप सबमिट करवा देंगे उनकी। अगर प्रॉपर्टी के कोई आपके प्रूफ्स हैं केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो भी आप सबमिट करवा सकते हैं, मैंने वो सबमिट किए थे, ठीक है। तो ये आपके, अगर आपका स्पॉन्सर जो है आपकी जॉब करते हैं, तो आप वो शो करवा सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आप अपनी 2 इसकी टैक्स रिटर्न सबमिट करवानी होंगी। अगर आप जॉब कर रहे थे, तो आपने जॉब की डिटेल सबमिट करवानी होती है। ये केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो लोग ये चीज़ एज्यूम कर रहे होते हैं कि अगर आप यहाँ जॉब करके सर्वाइव कर रहे थे, तो आप वहाँ जाके भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सेल्फ स्पॉन्सर भी जो केस होता है, वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है। उसके अंदर आप अपनी सैलरी सर्टिफिकेट्स हो गए, आपकी जॉब सर्टिफिकेट हो गया, अपनी टैक्स रिटर्न्स आप सबमिट करवा देते हैं, ठीक है। तो ये केस भी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपके स्पॉन्सर अब्रॉड हैं, ये बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आते हैं और मैंने देखा लोग मिस्टेक बड़ी करते हैं इसमें। अगर आपके अब्रॉड स्पॉन्सर हैं वो अब्रॉड में, तो आपका केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लोग कहते हैं कि नहीं, हम फिर मदर को कर लेते हैं, वो तो बाहर होते हैं, उनकी कैसे डिटेल सबमिट करवाएंगे। नहीं, बात करूँ तो मेरे फादर जो हैं वो दुबई होते हैं, ठीक है। तो उनको मैंने स्पॉन्सर किया था, उनकी मैंने टैक्स रिटर्न्स, पाकिस्तान के अंदर टैक्स फाइलर थे, तो वो मैंने सबमिट करवाई थी, ठीक है। उसके बाद उनकी बैंक स्टेटमेंट जो होती है, वो आपकी पाकिस्तान की भी सबमिट होती है और बाहर की भी आपने सबमिट करवानी होती है। दोनों बैंक स्टेटमेंट आपकी सबमिट होती हैं। उसके साथ आपने उनकी, अगर वहाँ के डॉक्यूमेंट्स की बात करें जो मैंने सबमिट करवाए थे, मैंने उनकी एमिरेट्स आईडी, वीज़ा की कॉपी सबमिट कराई थी, सैलरी सर्टिफिकेट, जॉब सर्टिफिकेट जो होता है, एक्सपीरियंस लेटर, वो सबमिट करवाया था। और ये सारी चीज़, और बैंक स्टेटमेंट जो थी मैंने उनकी वो सबमिट करवाई थी। तो ये केस ज़्यादा आपका ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि बाहर आपको पता है कोई चीज़ छुप नहीं सकती, ठीक है। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है वहाँ की। तो वो मैंने चीज़ें सबमिट करवाई थी, तो ये केस आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप मदर को ना स्पॉन्सर करें, अपने फादर को ही करें, ठीक हो गया। आप बिज़नेस शो करवा रहे हैं, तो आपने बिज़नेस की सारी डिटेल्स सबमिट करवानी होती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, आई थिंक, उनकी आपके जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे आपने सबमिट करवाने हैं। उनकी टैक्स रिटर्न्स होगी, उनकी आपने बैंक स्टेटमेंट की सारी हिस्ट्री होती है ट्रांजैक्शंस की, वो आपने शो करवा दें। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने पॉइंट्स के अंदर काफ़ी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी अभी तक। अगर आप लोगों के स्टिल कोई क्वेश्चन, आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स के अंदर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि आई थिंक ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको आंसर दे दूंगा उसके अंदर। और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हमें किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, अल्लाह हाफिज़।